नमस्कार। विचार विमर्श की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात का गर्व है कि हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां पर हमारा संविधान एक अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत हमें अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का अधिकार देता है और अपने विचार रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की जब कल्पना की गई थी तो यह सोचकर कल्पना की गई थी, अगर विचारों में बात की जाए तो लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है सत्ता के तौर पर। राजतंत्र से इसे बेहतर माना गया है। लेकिन जिन्होंने इसकी कल्पना की थी उस वक्त के दौर में समाज में जो लोग रहे होंगे, उनके जो विचार रहे होंगे बहुत ही ऊंचे स्तर के रहे होंगे। उनके हिसाब से एक बेहतर विकल्प के रूप में लोकतंत्र के बारे में सोचा गया और उसको लेकर आया गया। और इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इसके 4 स्तंभ बनाए गए। ये लोकतंत्र कैसे हमारे देश में काम करेगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका और मीडिया। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के अंग हैं। और मीडिया में शामिल हो जाती है। मीडिया में वो सारे लोग शामिल हो जाते हैं जो इस देश की जनता है। जो भी इस देश के अंदर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार इस लोकतंत्र के अंतर्गत दिया गया, ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे। ये जो आपस में 4 जो स्तंभ हैं, ये 4 स्तंभ का काम, इनका निर्माण यह सोचकर किया गया कि ये चारों स्तंभ एक दूसरे की निगरानी करेंगे। कार्यपालिका विधानपालिका पर ध्यान रखेगा, न्यायपालिका विधानपालिका पर ध्यान रखेगा, कार्यपालिका मीडिया पर ध्यान रखेगा। और इन चारों में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया वो विधानपालिका को दिया गया, क्योंकि विधानपालिका के पास यह पावर है कि वो कानून बना सके और उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दिया गया। और उस कार्यपालिका के अंतर्गत अगर कानून वो लागू नहीं हो पा रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, उस कानून के अंतर्गत किसी के साथ अन्याय होता है, तो उस व्यक्ति के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि उसको न्याय मिल सके। ये कल्पना के तौर पर सोचिए जरा, ये कितना सुंदर व्यवस्था है।
इसमें मीडिया को रखा गया। मीडिया के वो लोग जो भी इस देश के समझदार लोग हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहने वाला, इस देश का नागरिक है और उसको लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको आवाज उठाने का अधिकार दिया गया। ये सब कुछ इसलिए इन 4 स्तंभों का निर्माण किया गया ताकि ये चारों एक दूसरे में बंध के रहें, कोई भी गलत ना कर सके। उन्होंने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि अगर ये चारों आपस में गठबंधन कर ले तो इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। अगर कार्यपालिका विधान पालिका के लिए काम करने लगे, अगर न्यायपालिका मीडिया के प्रभाव में काम करने लगे, कार्यपालिका के प्रभाव में काम करने लगे, विधान पालिका के प्रभाव में काम करने लगे, और विधान पालिका मीडिया और न्यायपालिका के प्रभाव में काम करने लगे, तो कितनी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, कितने गलत परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने गलत परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद कुछ समझदार लोग इस स्ट्रक्चर को जब समझ लिए, जो पैसे वाले लोग थे, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से भली भांति समझ लिया, तब उन्हें पता चला कि अगर आपको इस देश के अंदर राज करना है तो आपको चारों पर कंट्रोल करना होगा। सिर्फ विधान पालिका के ऊपर, आपको विधान पालिका में आने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सत्ता में हैं, विधान पालिका आपके अंतर्गत है, तो आपको वो विधान पालिका में रहते हुए आपकी सत्ता बनी रहे, उसके लिए आपको जो बाकी के जो 3 स्तंभ हैं उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ आज की अगर राजनीति की बात करें तो आपको बाहरी जो देश है, विश्व स्तर पर दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी आप अगर सरकार में है तो उसको हटाने की क्षमता रखते हैं, आपके कार्यशैली को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, आपके चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो समझदार लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मीडिया को कैप्चर किया। न्यायपालिका में लोगों को अपने कार्य के लिए जुडिशरी के अंतर्गत जितनी हो सकी अपने लोगों को शामिल करवाया। आजकल आपने सुना होगा एक कोलोजियम सिस्टम है। कोलोजियम सिस्टम ये कहता है कि आप इस कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जुडिशरी के अंतर्गत परिवारवाद आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कार्यपालिका की अगर बात कर ले, कार्यपालिका में जैसे आपको अगर सपोज कीजिए आज की जो व्यवस्था है, अगर जो भी सरकारें हैं, अगर इन सरकारों के अलावा मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति सोचता है कि जो आज के डेट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से असंतुष्ट है और वो चाहता है कि एक नया संगठन बनाया जाए, तो क्या यह संभव है? मैं कहूंगा कि ना के बराबर संभव है, क्योंकि इस तरह का कार्यपालिका का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो कार्यपालिका के जो स्ट्रक्चर हैं वो टेक ओवर किए जा चुके हैं। आप सिंपल सा समझिए, आप अगर मान लीजिए कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए अगर मान लीजिए कि चुनाव आप जीत जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास जो पहले से सत्ता में है, उसके पास कार्यपालिका है, उसके पास विधान पालिका है, उसके पास न्यायपालिका है, उसके पास मीडिया है, फिर आपको एक छोटा सा एलिगेशन लगाकर आपको 2 मिनट के अंदर संसद भवन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा
हो सकता है क्योंकि सारे जो लोग हैं, सारे जो स्तंभ हैं, वो एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं, एक दूसरे की निगरानी करने के बजाय वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, सहयोगी बन चुके हैं। आप सोचिए जरा, आज की अगर मीडिया की बात कर ली जाए, मीडिया का क्या कर्तव्य है? मीडिया का कर्तव्य है कि जो भी समाज में गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाना। सरकार के द्वारा, समारों के द्वारा, राज्य सरकार या फिर जो है कि केंद्र सरकारों के द्वारा कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उस गलत को समाज के सामने उजागर करना, ये मीडिया का काम है। लेकिन क्या आज की व्यवस्था में वो संभव है? नहीं है, क्योंकि मीडिया का जो काम है, जो भी बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, वो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, वो बहुत ही बड़ी ईमानदारी से भरा हुआ काम है। अगर उस काम में थोड़ी सी बेईमानी आ जाएगी तो वहाँ पर मीडिया जो है वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हुआ आपको दिखेगा। आप समझिए जरा, अगर मीडिया है, कोई भी चैनल हो, टीवी चैनल हो, अगर विधान पालिका उसका ग्राहक बन जाए, मैं टीवी चैनलों की बात कर रहा हूं, टीवी चैनलों के रेवेन्यू कहां से जनरेट होते हैं? एडवर्टीजमेंट से। अगर सरकार उसको एडवर्टीजमेंट दे रही है साल का 100 करोड़ रुपए का, तो सरकार उसके ग्राहक बन गई। मान लीजिए किसी भी स्टेट की जो सरकार है, जैसे अगर आपको बात की जाए, राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार 100 करोड़ रुपया अगर मान लो किसी चैनल को एडवर्टीजमेंट के लिए फंडिंग कर रही है, वो लीगल तरीका है, कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी सरकार अगर 100 करोड़ रुपया किसी चैनल को दे रही है तो उस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त और पूरी सच्चाई के साथ उस चैनल पर कुछ भी दिखाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। आज मैं तो ये कहता हूं कि आज के डेट में मीडिया ब्लैकमेल कर रही है सरकार को, ब्लैकमेल करते हुए घुटने पर ला करके अपने अनुसार काम करवा रही है। आप बहुत सारे ऐसे चैनल को देखेंगे जहां पर आपको, जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है उसका भी एडवर्टीजमेंट आता है, जिस राज्य के अंतर्गत जिस राज्य में भाजपा की सरकार है उसका भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। अब दोनों सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, अगर किसी चैनल का ग्राहक बन जाए तो आपको लगता है कि वो चैनल जो है कि कभी भी मध्य प्रदेश के खिलाफ और छत्तीसगढ़ के खिलाफ कुछ भी अपने चैनल पर दिखाएगा? आपको पता नहीं चलेगा। वो अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन वो बैलेंसिंग भूमिका होगा, वो एक संतुलित भूमिका होगा, वो एक कंप्रोमाइजिंग भूमिका होगा। उस तौर पर मीडिया काम करता हुआ आपको दिखेगा, और आज की स्थिति ऐसी ही है। दूसरी अगर बात की जाए तो ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे कुल मिलाकर इन सारी बातों का बात करने के पीछे मेरा सिर्फ एक मूल मकसद है कि ऐसा क्यों होना शुरू हो गया। क्योंकि समाज में रहने वाले लोग जो हैं, जो जनता है, उनके विचार कमजोर होने लगे हैं। जब जनता का विचार कमजोर होता है तो यही परिणाम होता है। जनता का विचार वो आपको कमजोर होने लगा है। इसीलिए आज समाज के अंदर जो ईमानदार लोग हैं उनकी संख्या कम होने लगी है बनिस्बत आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का जो भावना थी वो दिल के अंदर, वो आपको आज के लोगों के अंदर वो कम होने लगा है। उनको सिर्फ वे भौतिक सुख सुविधाओं से प्रभावित होने लगे हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि हमारे पास अगर भौतिक सुख सुविधाएं हैं तो देश से कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग हैं आपको आज। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पूरे दुनिया के अंदर हम भले कहते हैं हमारा भारत महान, मैं खुद अपने भारत माँ से अटूट प्रेम करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि हमारे देश के अंदर सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा यह नारा सुनने को मिलता होगा, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्या कभी आपने चीन के अंदर सुना होगा चीन मुर्दाबाद? क्या आपने कभी अमेरिका के अंदर ये सुना है अमेरिका मुर्दाबाद? नहीं सुना है।
तो यह साबित करता है कि उन सारे देशों में हमसे कहीं ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। उनकी नैतिकता अपने राष्ट्र के प्रति ज़्यादा ईमानदार होती है। लेकिन आज हमारे देश में आपको बड़ी से बड़ी संख्या में ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो एंटी नेशन होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की जो स्ट्रक्चर है, जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है, केंद्र सरकार एक चुनाव कराती है लोकसभा का, लोक सेवा आयोग के द्वारा यह चुनाव कराया जाता है, जो भी इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा आपको चुनाव कराया जाता है। लेकिन ये चुनाव कराने के बाद पूरा देश हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा चुनाव शुरू हो गया। क्या यह संभव नहीं है कि पूरे चुनाव को, देश के अंदर जितने भी चुनाव हैं, सिर्फ एक बार करवाई जाए, 5 साल पर कराया जाए, ताकि परिणाम आने के बाद सारे लोग काम करें? लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी एक और बात, हमारी जो व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, क्या व्यवस्था है? एक व्यक्ति हमारे पास आता है वोट मांगने के लिए कि मैं आपको भाजपा की ओर से आया हूँ और आपको मुझे आप वोट दीजिए। मैं अपने विचारों के अंतर्गत, अगर भाजपा के विचार हमसे मिलते हैं तो हम उस व्यक्ति को वोट करते हैं, और वोट करने के बाद में वो व्यक्ति जब चुनाव जीत जाता है, फिर वो जा करके कांग्रेस को समर्थन कर देता है। ये जो अधिकार दिया गया है संविधान में, वो हमारे अधिकारों का खंडन किया गया है संविधान के अंदर। ये अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी को गठबंधन करना है तो आप चुनाव के पहले करेंगे, बाद में आप कोई भी गठबंधन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव सिर्फ जनता द्वारा होना चाहिए। किसी भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनके नेता नहीं चुने जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप खुद सोचिए, जब एक पार्टी का निर्माण होता है, 543 सदस्यों को 543 टोटल हमारे देश के अंदर लोकसभा सीटें, 545 लोगों, ईमानदार लोगों को खोजना आसान है या एक ईमानदार व्यक्ति को खोजना आसान है? पूरे भारत के अंदर मैं कहूंगा कि एक ईमानदार व्यक्ति को खोजना आसान है, और उसके परिणाम ये होंगे कि एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज पावर होगा, वो उसको किसी से भी डर नहीं होगा कि हमें क्या एक्शन लेना है, और वो जो भी एक्शन लेगा वो देश के हित में लेगा। आज के डेट में मान लीजिए कि 543 इलेक्शन में 543 जो सीटें हैं उसके अंदर किसी पार्टी को 300 सीट आता है और वो सरकार में बैठ जाता है। मैं ये कहता हूं कि 300 के अंदर अगर 150 चोर हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? उनको डर बना रह सकता है कि नहीं कि ये 150 अगर चाहेंगे तो हमको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं? तो कभी कभी ईमानदार जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सब जो छोटी छोटी जो खामियां हैं हमारे लोकतंत्र के अंदर, उसको ठीक करना होगा, और भी ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र की व्यवस्था करनी होगी, और जितने भी स्पेस है। दूसरा, आपको एक और छोटी सी बात करूंगा लोगों के लिए। लोग जो हैं, मैं ये कहता हूं कि आपको अपने विचार को बदलने की आवश्यकता है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? मान लीजिए कि एक ईमानदार व्यक्ति अगर किसी पार्टी का निर्माण करता है और इस देश के हर कोने से 543 सीटों से अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है, क्या आपके अंदर वो विचार है कि एक साइकिल से व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है और अपनी बात को मजबूती से कहता है तो आप उसको वोट करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि आप नहीं करेंगे। इवन मैं ये भी कहता हूं कि उस व्यक्ति के नॉमिनेशन में आपको 5-10 लोग दिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस देश की महंगी गाड़ी से अगर नॉमिनेशन कराने जाता है, नॉमिनेशन के दिन लोगों को लाने के लिए पैसे फंडिंग करता है, तब जाकर के उसके
नॉमिनेशन के दिन उसके पीछे लोग दिखाई देते हैं। ये जो विचार है, इस विचार को पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है। आपको सोचना होगा। जैसे सबसे पहले हमारे देश में ये कहा जाता है कि अगर नेता बनना है तो आपको एक गरीब आदमी को नेता नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो है कि लोग ये भी देखते हैं कि आप किस पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हो। मैं ये पूछता हूं कि पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी एक बिजनेस बन गई है, एक बिजनेस मॉडल बनाकर रखा हो। वहाँ पर हो सकता है कि अगर पार्टी से टिकट लेने के लिए अगर कोई जाता है तो पार्टी उस टिकट को लेने के लिए पैसे लेती है। तो पहला ही दिन वो व्यक्ति अनैतिकता के रास्ते पर चलता हुआ दिखेगा अगर उस पार्टी से टिकट लेकर के आता है। तो बहुत सारी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कहाँ पर छोटे छोटे फॉल्ट हैं, उन सब को ठीक करने की आवश्यकता है। आपको जैसे मैं एक बात करूँ, 543 सीट है, अगर सारे आपके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आज के डेट में अगर मान लीजिए कि जो पार्टी पहले से है, जिसका जो है कि मीडिया में पकड़ है, जिसके पास बहुत सारे फंड हैं, उसके हर एक्टिविटीज़ को मीडिया द्वारा कवर किया जाएगा। आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं एक अच्छा नेता हूँ, आप मुझे एक अच्छा नेता कैसे मानेंगे? जब आप मुझे जानेंगे। तो जो आपको जानने का जो आधार है वो क्या है? मैं भारत के हर 700 जिले के अंदर, हर गांव के अंदर तो जाकर किसी को कहने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं जा पाऊंगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैंने ये सारा काम किया है। तो आपको जानने का आधार क्या है? मीडिया है, अखबार है। और किसी ने उस मीडिया और अखबार पर कंट्रोल कर लिया हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का वो एक इंडस्ट्री बन गया है जहां पर कुछ खास लोगों का कंट्रोल है। फिर हमारे बारे में आप जान नहीं पाएंगे। मैं खराब व्यक्ति हूं तब भी अगर मेरे अंदर पैसा है, अगर वो सारे जो यंत्र हैं अगर हमारे साथ हैं तो आप मुझे अच्छा व्यक्ति जान जाएंगे। और अगर मैं अच्छा व्यक्ति कितना भी हूं, अगर ये सारे जो यंत्र हैं अगर मेरे खिलाफ हैं तो आप मुझे एक बुरा व्यक्ति जान जाएंगे। और बुरा व्यक्ति जानकर आप जो फैसला करेंगे वो गलत ले लेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में। इन सब को भी एक संविधान में एक स्पेस देने की आवश्यकता है ताकि किसी व्यक्ति को पैसे के कारण चुनाव प्रभावित नहीं हो सके। सिर्फ इसका मूल बात यह है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नागरिक के तौर पर आपके कुछ खास जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश हम सभी का है। किसी का ऐसा नहीं कि किसी का कम है या किसी का ज़्यादा है। इसलिए हम सभी को ये जिम्मेदारी है कि कैसे हमारा देश बेहतर बन सके, उसके लिए हम सभी को सोचने की आवश्यकता है और जो उचित कदम है उसको उठाने की आवश्यकता है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते।